नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं 1857 के विद्रोह के विस्तार के बारे में। साथ ही साथ वो विद्रोह असफल क्यों हुआ, इतने सारे नेता उसमें शामिल हुए, इतने सारे राजा उसमें शामिल हुए, फिर भी वो असफल क्यों हुआ, है ना। उसे असफल मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये सब जो कारण है, इन सब की भी हम आज के लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि विद्रोह शुरू हुआ कहाँ से, फिर इसका विस्तार कैसे कैसे होता है। हालांकि ये सब थोड़ा सा इसकी चर्चा तो मैं पिछले लेक्चर्स में भी आपसे कर चुका हूँ, फिर भी डिटेल में आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले जो जो लेक्चर था उसमें हमने कारण देख लिए थे 1857 के विद्रोह के, कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, जिसमें हमने देख लिया था कि सामाजिक कारण जो था, वो सामाजिक कारण क्या थे। फिर हमने देखा था आर्थिक कारण, है ना। हमने प्रशासनिक कारण उसमें देखे थे, है ना। हमने उसमें राजनीतिक कारण भी देखे थे, किस प्रकार से राजनीतिक कारण होते हैं। फिर हमने क्या देखा था उसमें, सैनिक कारण उसमें देखे थे कि सैनिक जो है वो विद्रोह क्यों कर देते हैं, है ना। फिर उसमें तात्कालिक कारण भी एक हमने देखे थे, है ना। तो तात्कालिक कारण में क्या था, चर्बी किसकी, वो अफवाह फैल गई थी ना, गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस के बारे में जो अफवाह फैल गई थी, वो इसके तात्कालिक कारण होते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से इसका विस्तार होता रहता है। गला थोड़ा सा आज भी खराब ही है, चलो पर पढ़ते तो हैं। देखिए इसका सबसे पहले ये शुरू कहाँ से होता है, तो शुरुआत अगर हम इसकी देखें तो ये शुरू होता है 29 मार्च को। कहाँ, 1857 में। कहाँ से, बैरकपुर से, है ना। बैरकपुर की छावनी होती है। बैरकपुर कहाँ है, ये कलकत्ता के पास में पड़ता है बैरकपुर। तो बैरकपुर की छावनी से ये सबसे पहले शुरू होता है। तो अगर पूछे कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये होती है बैरकपुर की छावनी से, है ना। ये बैरकपुर की छावनी से इसकी शुरुआत होती है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि शुरुआत में इसकी जो है शुरू कौन करते हैं इसको, तो वो करते हैं सैनिक, है ना। और सैनिक क्यों परेशान थे, और बहुत सारे कारण तो थे, मगर जो तात्कालिक कारण हुआ करते थे वो क्या था, चर्बी वाला कारण, है ना। गाय और सुअर की चर्बी वाला कारण जो था वो तात्कालिक कारण हुआ करता था। मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एनफील्ड राइफल जो है वो खरीदी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ताकि ये कहते कि थोड़ी अपडेटेड राइफल हुआ करती थी, और इस अपडेटेड राइफल में कारतूस जो है वो भरे जाते थे। आज के जैसे नहीं कि गोलियां किस प्रकार से भरी जाती, पहले उसके मुंह जो उसकी नाली होती है उसमें ही पहले कारतूस भरे जाते थे, है ना। किस प्रकार से भरे जाते थे, मुंह से काट कर, वो पिक्चर्स भी मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताई है। अब सैनिकों में ये जो है अफवाह फैल जाती है कि नहीं भाई, ये तो चर्बी से बने हुए, गाय की और सुअर की चर्बी से बने हुए। सैनिकों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो आज बंदूक चलाएं ना कल चलाएं। क्यों क्यों नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर हम बंदूक चलाएंगे तो इसमें कारतूस हमें भरने पड़ेंगे, और कारतूस भरेंगे तो मुंह से हमें उसको कारतूस को काटना पड़ेगा, और उसमें गाय या सुअर की चर्बी, तो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हमारा धर्म तो भ्रष्ट हो जाएगा। सैनिकों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो बंदूक जो है वो नहीं चलाएंगे, इसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। सैनिकों पर अंग्रेजों के द्वारा जबरन दबाव डाला जाता है, और इस दबाव की वजह से ही सैनिकों को लगता है कि ये तो हमारे धर्म पर जो है प्रहार किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। अब यहाँ पर बैरकपुर छावनी में एक व्यक्ति होते हैं मंगल पांडे, है ना। देखिए यहाँ पर मंगल पांडे नाम के एक व्यक्ति होते हैं। तो मंगल पांडे, इनको सबसे ज्यादा बुरा लगता है। तो मंगल पांडे के ऊपर और बाकी लोगों पर दबाव डाला जाता है बंदूक का इस्तेमाल करने के लिए। तो इनको गुस्सा आ जाता है, और ये क्या करते हैं, इनके एडजुटेंट होते हैं यानी ऑफिसर जो होते हैं, लेफ्टिनेंट बाग, है ना, और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन जो होते हैं, इनके ऊपर ये आक्रमण कर देते हैं, है ना। इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और इनकी हत्या कर देते हैं। अब जब इनकी हत्या कर दी जाती है तो इनके आसपास वाले जो भारतीय सैनिक होते हैं, ये मुंह की तरफ देखते रहते हैं, मतलब कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अब देखिए, जब आप कुछ कार्रवाई नहीं भी कर रहे हो, आप शांत हो, बोल भी नहीं रहे हो, इसका मतलब है कि आप समर्थन कर रहे हो, है ना। तो ये लोग जो है इसका समर्थन, मंगल पांडे का समर्थन करते हैं। आप कहो कि बिना बोले, शांत रह के, क्योंकि अगर ये इसका समर्थन नहीं करते इनका, मंगल पांडे का, तो ये क्या करते हैं, मंगल पांडे को पकड़ लेते जाके। परंतु अंग्रेजों के आदेश के बावजूद भी ये इन्हें जो है मंगल पांडे को पकड़ते नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में ये 34वें नेटिव इन्फेंट्री की हुआ करते थे। नेटिव इन्फेंट्री ये एक बटालियन हुआ करते थे सेना की, तो उसके ये सदस्य हुआ करते थे। तो नेटिव इन्फेंट्री को बाद में तोड़ दिया जाता कि भाई ये इन्फेंट्री खराब होगी, इसमें इसने विद्रोह कर दिया। और सेना में जो है वो अनुशासन ही सबसे बड़ी चीज होती है। अनुशासन खत्म तो सेना खत्म, तो भाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इस रेजिमेंट को ही तोड़ दिया जाता, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। अब
अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। अंग्रेज अधिकारी की हत्या इतना बड़ा अपराध माना जाता था उस काल में, है ना। देखिए, व्यक्ति का अपराध, हत्या तो आज भी अपराध है, परंतु अंग्रेज को मारना, इसकी तो आपको माफी मिल ही नहीं सकती थी। इसलिए मंगल पांडे और साथ ही साथ ईश्वर पांडे नाम के व्यक्ति होते हैं, इन दोनों को दे दी जाती है फांसी की सजा, यानी कि सार्वजनिक फांसी की सजा इनको दे दी जाती है। आज तो क्या है कि सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा देना बैन है, नहीं दे सकते, है ना, परंतु इनको सार्वजनिक रूप से सजा दे दी जाती है। अब सैनिकों, माफ कीजिएगा, सैनिकों में असंतोष पहले ही होता है ना। ये जो अफवाहें फैल रही थी ऑलरेडी, अब ये जो खबर हुई कि भाई मंगल पांडे जो है इनकी हत्या कर दी गई है, इनको फांसी की सजा दे दी गई है, इस खबर ने किया आग में घी का काम। और 10 मई 1857 ईस्वी को ये विद्रोह जो था सैनिकों का, ये भयंकर रूप धारण कर लेता है। देखिए, ये है मंगल पांडे। तो ये विद्रोह भयंकर रूप से ये अपना रूप धारण कर लेता है ना। उसके बाद में ये चलता है कहां से, बैरकपुर के बाद में ये आ जाता है, हम आते हैं मेरठपुर में, सॉरी माफ कीजिए, मेरठपुर नहीं, मेरठ। तो ये मेरठ, मेरठ कहाँ है, दिल्ली के पास में मेरठ है। देखिए ये रहा, है ना, ये मेरठ है, ये दिल्ली है यहाँ पर। तो मेरठ में 9 मई 1857 को यहाँ भी सैनिकों ने मना कर दिया, भाई कारतूस का हम प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए सैनिकों को 10 साल की सजा दे दी जाती है कि भाई आप जो है वो सेना का अनुशासन तोड़ रहे हैं, इसलिए आपको 10 साल की सजा दी जाती है। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब देखिए, 1857 की क्रांति से पहले जो ब्रिटिश सेना हुआ करती थी, उसमें अनुपातिक रूप से भारतीय लोग जो है वो ज्यादा हुआ करते थे, यानी सैनिक तो ज्यादातर भारतीय हुआ करते थे, ऑफिसर्स वगैरह होते थे ब्रिटिशर। तो अंग्रेजों ने इस बात का ध्यान दिया नहीं था 1857 की क्रांति से पहले, तो भारतीय सैनिक ज्यादा थे, तो भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया खुला। तो ये अंग्रेज सैनिक और साथ ही साथ ऑफिसर कुछ भी नहीं कर पाए। साथ साथ जिन लोगों को बंदे बना लिया गया था उनको मुक्त इन्होंने कर लिया। मुक्त करके ये क्या करते हैं, दिल्ली की ओर कूच करते हैं। मेरठ से देखिए यहाँ दिल्ली की ओर बढ़ पड़ते हैं। दिल्ली की ओर क्यों आएंगे, क्योंकि भारत का सम्राट कौन, बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर, है ना। तो कुछ भी हो, परंतु अभी भी दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर की जो है इज्जत तो बहुत थी, सम्मान जो है देश में पूरा इनको दिया जाता था, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। आज देखिए हम बैठ के यहाँ पर भी कुछ ज्ञानी लोग जो है अपने आप को ज्ञानी समझने वाले, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाने वाले, कुछ भी कहते रहते हैं ये मुस्लिम ये हिंदू ये, परंतु भारत के सम्राट तो ये थे, नो डाउट। आप चाह के भी इतिहास बदल नहीं सकते। और इनका सम्मान भी सब लोग करते थे, है ना, कोई हिंदू कोई मुसलमान कोई कुछ नहीं, सब लोग इनका सम्मान करते थे। तो ये चाहते थे कि बहादुर शाह जफर अगर हमें एक बार आशीर्वाद दे दें और हमारा नेतृत्व स्वीकार कर लें तो हम अंग्रेजों को यहां से बाहर निकाल देते। तो ये मेरठ से रवाना होते हैं और दिल्ली की ओर। तो हम देख रहे थे कि विद्रोही जो है उनका कब्जा हो जाता है, दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं और दरबार के शिष्टाचार का भी पालन नहीं करते, इतना भी उनके पास टाइम नहीं रहता, वो सीधे लाल किले की तरफ बढ़ने लगते हैं। और मजबूरी में आकर बहादुर शाह जफर को उनका नेतृत्व जो है वो संभालना पड़ता है। हालांकि ये जो सांकेतिक ही होता है नेतृत्व, तो क्योंकि बहादुर शाह जफर इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो विद्रोह का जो है वो कमान संभाल सके। हालांकि जब बहादुर शाह जफर के जो बेटे हुआ करते थे, बहुत सारे बेटे थे इनके, वो जरूर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे इस विद्रोह में। हालांकि बाद में उनकी हत्या भी कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। अब जब इन्होंने लाल किले पर कब्जा कर लिया इन्होंने, विद्रोहियों ने, हालांकि कब्जे का मतलब मेरा ये नहीं कि लाल किले को इन्होंने जब वो बना दिया, सब इनको गिरफ्तार कर लिया बहादुर शाह जफर को। लाल किले के ऊपर कब्जा ये है कि लाल किले तक वो पहुंच जाते हैं और फिर बहादुर शाह जफर उनका नेतृत्व जो है स्वीकार भी कर लेते हैं। इसके बाद सैनिकों का उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि भारतीय जो सम्राट है वो अब उनके साथ है। और ये होता था पहले कि बड़ा आदमी को नेतृत्व कर रहा है ना, तो फिर उनका मनोबल जो है वो अपने आप बढ़ जाता है। इसके बाद में देखिए विद्रोह समस्त उत्तरी भारत और दक्षिण जो मध्य भारत है सब में फैल जाता है। और अब लोगों को लगने लगता है कि अब तो अंग्रेजी राज जो है वो समाप्त हुआ ही समझो। क्योंकि लोग ऐसा सोच रहे थे कि 1757 में देखिए प्लासी के युद्ध में से शुरू होता है अंग्रेजों का सिलसिला और 100 साल तक इनका चल गया और 1857 आ गया, अब इनका समाप्त होने वाला है। यानी कि एक सदी का जो है दुख दर्द हमने सहा है वो अब समाप्त होने वाला है, ऐसा अंग्रेज लोग भारतीय लोग जो है वो मान रहे थे। इसलिए देखिए दिल्ली पर पुनः अधिकार करना आवश्यक हो गया था अंग्रेजों को। और इनकी एक गलती भी हो जाती है भारतीय जो विद्रोही हैं इनकी, कि सब लोग दिल्ली में आ जाते हैं, इसलिए एक जगह को चलना जो है लोगों को आसान हो जाता है। अगर ये अलग अलग रहते तो अलग अलग जगह पर जो है चलना इनको थोड़ा मुश्किल होता है ना। और अंग्रेजों और भारतीयों के मध्य भयंकर संघर्ष होता है और 20 सितंबर तक, देखिए मई से लेकर सितंबर तक का टाइम लग जाता है,
20 सितंबर आते आते अंग्रेज जो है वो दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। बहादुर शाह जफर जो है वो हथियार डाल देते हैं। बहादुर शाह जफर इस शर्त पर हथियार डाल देते हैं कि उनकी जान जो है वो बख्श दी जाएगी, है ना। इनके जो बेटे होते हैं, हालांकि उनको सबको इन्हीं के सामने गोली मार दी जाती है। ठीक है, देखिए क्या हो जाता है, एक भारतीय सम्राट, है ना, इतनी औकात अंग्रेजों की होगी कि उनकी आंखों के सामने उनके पुत्रों की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं कानपुर में। कानपुर में क्या होता है, उत्तर प्रदेश का शहर है कानपुर। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य केंद्र ये भी रहा था। यहाँ पर नेतृत्व संभाला था नाना साहेब ने। नाना साहेब कौन थे, ये व्यक्ति जो है आपको दिख रहे हैं नाना साहेब। नाना साहेब कौन हुआ करते, तो पेशवा। पेशवा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, मराठा साम्राज्य से पढ़ा था। पेशवा हुआ करते थे, उनके पुत्र हुआ करते थे दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र। अब इनको जो है वहां से पूना से निकाल दिया जाता है और कानपुर में अब ये मात्र जो है पेंशन पर जी रहे होते हैं अंग्रेजों की, और इनकी पेंशन भी रोक दी जाती है। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि किस प्रकार से वो अपमान किया करते हैं भारतीय शासकों का। पेंशन रोक देना इतने बड़े उसकी राजा की, तो ये तो गलत ही बात है ना, ये अपमान ही है उनका। तो नाना साहब जो है वो यहाँ पर नेतृत्व संभालते हैं कानपुर में। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कानपुर आगे दे देंगे नाना साहब, है ना, कनेक्ट करने के लिए पूछ सकते हैं कि मैच करो कौन सा करेक्ट है ना। तो 5 जून 1857 को अधिकार कर लिया जाता है कानपुर पर पूरी तरीके से, है ना। और अजीमुल्ला खान भी इनका साथ देते हैं। ठीक है, और कानपुर के जो विद्रोही होते हैं, कानपुर की जो जनता होती है वो भी विद्रोहियों का साथ देते हैं। साथ साथ तो यहाँ के जमींदार और व्यापारी होते हैं वो भी बढ़ चढ़कर इस में विद्रोह में भाग लेते हैं, क्योंकि ये सब परेशान थे किससे, अंग्रेजों से, है ना। और नाना साहिब का साथ देते हैं तात्या टोपे। तो तात्या टोपे भी 1857 की क्रांति के एक बड़े हीरो हैं, ये भी साथ देते हैं नाना साहब का। और जो कैंपबेल होते हैं अंग्रेजी अधिकारी, वो बाद में 6 दिसंबर आते आते कानपुर पर अधिकार कर लेते हैं और यहाँ से तात्या टोपे तो निकल जाते हैं और झांसी की रानी की सहायता के लिए वो झांसी चले जाते हैं। ठीक है, और नाना साहब फिर कहाँ चले जाते हैं, नाना साहब भागकर नेपाल चले जाते हैं, है ना। तो देखिए ये हालांकि भागकर नेपाल गए थे, परंतु उनका नेपाल भागकर जाना भी, इसे भी बहादुरी दिखाया गया है, जो हमारे परंपरागत जो बाद में लिखे गए आगे ग्रंथ इनके ऊपर और जो कहानियां प्रचलित हुई उनमें इनको भागे, ये फिर भी इनको हीरो बताया जाता है। तो हमने देख लिया कि नाना साहब भाग जाते हैं नेपाल और तात्या टोपे जो है वो कहाँ चले जाते हैं, वो झांसी की रानी की सहायता के लिए चले जाते हैं। अब देख लेते हैं लखनऊ में। लखनऊ में कौन कमाल संभालता है ना। 30 मई 1857 आते आते लखनऊ में भी विद्रोह भड़क उठता है और यहाँ के नवाब होते हैं बड़े ही आपको हो कि प्रसिद्ध नवाब होते हैं, बड़े चहेते होते हैं सबके, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। इनको पदमुक्त कर दिया जाता है, यानी इनका राज्य जो है वो हड़प लिया जाता है ना, कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी इनका राज्य हड़प लेते हैं। ठीक है ना, इसलिए नागरिकों में पर्याप्त असंतोष हुआ करता था। और मैंने ऑलरेडी बताया कि जो बंगाल की सेना हुआ करती थी उसमें मैक्सिमम लोग जो थे वो कहाँ से थे, यहीं अवध से थे, और अवध की राजधानी थी ये लखनऊ, है ना। तो अवध से हुआ करते थे, तो वो लोग भी परेशान थे, भाई हमारे साथ तो चीटिंग हुई है ना। इसलिए जल्दी ही लखनऊ और उसके आसपास में विद्रोह की आग भड़क उठती है। ठीक है, और अगर आप कहो कि फिर यहाँ पर जो है नेतृत्व कौन करता है विद्रोहियों का, तो ये देखिए, ये इनकी क्यूटनेस समझ जाना, ये है बेगम हजरत महल। एक इनकी पत्नी थी, नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, है ना। क्यूटनेस और सुंदरता पे मत जाने इनके। ये इन्होंने भैया बहुत घुटने टिकवा दिए थे अंग्रेजों के, बेगम हजरत महल ने। तो ये नेतृत्व करती हैं लखनऊ में विद्रोहियों का। ठीक है, बाद में यहाँ पर कैंपबेल आते हैं गोरखा रेजिमेंट के साथ। ये नेपाल में है गोरखा, आज भी हमारे इंडियन आर्मी में इनकी गोरखा रेजिमेंट एक हैं, और साथ ही साथ ब्रिटिश आर्मी जो है ना आज भी वहाँ पर ये गोरखा रेजिमेंट, वहाँ आज भी ब्रिटिश आर्मी में गोरखा रेजिमेंट होती हैं और उसके सैनिक यहीं नेपाल से जाते हैं, और अपने यहाँ भी भारत में इनके सैनिक जो है वो नेपाल से ही भर्ती किए जाते हैं। है ना। तो बाद में 18 मार्च 1858 जो है वो नगर पर वापस से अंग्रेजों का अधिकार यहाँ पर आते आते हो जाते हैं, यानी देखिए मई से लेकर मार्च 58 का टाइम लग जाता है। ठीक है, चलिए जी आगे चल लेते हैं। अब झांसी में देख लेते हैं, झांसी में कौन है, तो सबने नाम सुना है, ये कौन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना। तो 4 जून 1857 को झांसी में विद्रोह आरंभ हो जाता है और उसका नेतृत्व संभालती है स्वयं वहाँ की महारानी लक्ष्मीबाई, है ना। फिर 22 मार्च 1858 को आते आते वहाँ पर ब्रिटिश जो सेना के अधिकारी होते हैं ह्यूरोज,
हीरो जो है उनको भेजा जाता है रानी से लड़ने के लिए। वो आके झांसी के किले को घेर लेते हैं और 2 सप्ताह तक भयंकर संघर्ष वहां पर चलता है। उसके बाद अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं किले पर, परंतु रानी वहां से फिर भी भाग जाती है और बाद में लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में जाकर तात्या टोपे के साथ विद्रोहियों को संगठित किया और ग्वालियर पर ये अधिकार कर लेते हैं। जो ग्वालियर के सिंधिया होते हैं, ग्वालियर के सिंधिया, ये मराठी ही हैं सब, है ना, तो जो ग्वालियर के सिंधिया थे ये साथ देते हैं अंग्रेजों का, है ना, ये अंग्रेजों का साथ देते हैं। ठीक है, फिर ग्वालियर के पास ये लड़ती हुई जो है वीर गति को प्राप्त हो जाती है। तात्या टोपे यहाँ से हालांकि भागकर निकल जाते हैं बस, परंतु बाद में इनको 1859 में पकड़ लिया जाता है और फांसी दे दी जाती है ना। तो ये है एक प्रचलित तस्वीर झांसी की रानी की। ठीक है, उसके बाद देखें इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में भी देखिए 1857 का विद्रोह भड़क उठता है जून आते आते, और यहाँ भी सैनिकों का साथ सब माफ कीजिएगा, सैनिकों का साथ जो है वो भरपूर रूप से वहाँ की आम जनता और सब लोग सैनिकों का साथ देते हैं और सरकारी संपत्ति को खूब यहाँ पर लूटा खसोटा जाता है। और जून का अंतिम सप्ताह में अगर देखें हम तो विद्रोह का दमन कर दिया जाता है और लगभग 800 विद्रोहियों को फांसी पर लटका दिया जाता है। भेड़ बकरियों की तरह यहाँ पर भारतीय विद्रोहियों को मार दिया जाता है। इसके साथ साथ बरेली में, बिहार में, बनारस में और भी बहुत सारी जगह पर विद्रोहियों की जो है पताका फहरा रही होती है। बाद में अंग्रेजी सेना जो है इनका दृढ़ता से दमन कर देती है। अब देखें, ये तो हमने देख लिया अलग अलग जगह पर कौन सी जगह पर कौन नेतृत्व संभाल रहा था, किस किस प्रकार से विस्तार हुआ। तो देखिए मेन तो है कि बैरकपुर से इसका विस्तार होता है मई 1857 में। बाद में मेरठ हो गया, इन सब जगह पर होता है। फिर मैंने बताया कि लखनऊ जो है वहाँ पर कौन यहाँ की नेतृत्व संभाल रहा था विद्रोहियों का। इस प्रकार से अलग अलग जगह पर कौन विद्रोहियों का नेतृत्व संभाल रहा था ये आपको याद रख लेना है। अब देखिए इतने महान महान लोग, झांसी की रानी है, स्वयं बेगम हजरत महल हैं, तात्या टोपे हैं, नाना साहब हैं, सब इतने महान महान जो है वो आप कहो कि नायक हैं, फिर भी असफल क्यों हो गए? क्या कारण रहे कि विद्रोह जो है वो असफल हो गया? हालांकि देखिए 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैलता है, फिर भी ये असफल रह जाता है। क्यों रह जाता है? पहला कारण, क्रांतियों के पास, ये जो क्रांतिकारी थे इनके पास कोई पूर्व योजना नहीं थी, है ना, और संगठित रूप से कदम भी नहीं उठाए गए। यानी कि अगर सब लोग, सारे विद्रोही एक साथ अगर हमला करते तो वो हमला ज़्यादा गंभीर होता और अंग्रेजों को ज़्यादा नुकसान होता। परंतु उस टाइम पे देखिए आज के जैसे फ़ोन तो नहीं है, मोबाइल वगैरह तो थे नहीं कि भाई साहब 12 तारीख की रात को हमला करेंगे, है ना। किस प्रकार से संदेश भेजे जाते थे? संदेश मात्र जो है वो इस प्रकार से भेजे जाते थे कि रोटियां वगैरह जो है वो एक दूसरे के गांव में भेजी जाती थी, फूल जो है इस प्रकार से भेजे जाते थे, है ना। कुछ आपको कि कोई फकीर वगैरह जो लोग थे वो लोग संदेश पहुंचा रहे थे। तो उसमें देखिए आप कोई संगठित संदेश वाली जो आप हो गए सिस्टम भी नहीं था। तो ये जो है योजना जो है वो इस वजह से भी इनकी असफल हो जाती है, कोई पूर्व निश्चित योजना इनकी नहीं होती। फिर दूसरा कारण क्या जाता है? अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर जो है वो हमला ये शुरू करते हैं, विद्रोह शुरू करते हैं, है ना। अगर एक साथ हमला कर देते हैं तो अंग्रेजों को संभालना मुश्किल हो जाता। अब ये अलग अलग जगह करते हैं तो अलग अलग जगह से निपटना आसान हो गया ना। भाई एक जगह मेरठ में किया, है ना, बैरकपुर में यहाँ अलग चल रहा है, कानपुर में यहाँ अलग चल रहा है। अब ये लोग बैरकपुर में निपटा दिया, फिर आगे मेरठपुर में निपटा दिए, फिर दिल्ली में निपटा दिया, फिर कानपुर में निपटा दिया। अब सारे सैनिक मान लीजिए एक साथ हमला करते कि मेरठ में भी, कानपुर में भी, बैरकपुर में, सब जगह, तो अब अंग्रेजों के पास इतने सैनिक थे नहीं, तो कैसे निपटते? तो ये इनसे गलती हुई। फिर तीसरा कारण है बम्बई और मद्रास की सेना, साथ ही साथ जो सिख और गोरखा सेना, देखिए सिख सेना बहुत प्रचंड सेना, गोरखा सेना, ऐसा माना जाता है कि कोई दुनिया में कहे कि मैं डरता नहीं हूँ मौत से तो वो झूठा है। अगर वो गोरखा नहीं कह रहा है तो, यानी कि गोरखा ही है सिर्फ जो डरता नहीं है मौत से, बाकी सब डरते हैं। हिटलर ने भी एक बार कहा था कि अगर मुझे गोरखा सैनिक अगर दे दी जाए तो मैं पूरे विश्व। हाँ जी, तो हम देख रहे थे कि मेरठ से दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं सबके सब सैनिक। क्यों? मैंने ऑलरेडी बता दिया, बहादुर शाह जफर से आशीर्वाद लेने और उनका नेतृत्व ग्रहण करने के लिए। 12 मई तक विद्रोही जो होते हैं, सारे विद्रोही, देखे सिर्फ मेरठ वाले ही दिल्ली नहीं आ रहे थे, जितने भी हो रहे थे चारों तरफ से देश में, जहां जहां भी विद्रोह हो रहा था वहां सब तरफ से लोग आ रहे थे दिल्ली की तरफ, है ना। और यही इनकी सबसे बड़ी गलती भी हो जाती है ना। अभी देखेंगे आगे।
यही इनकी सबसे बड़ी गलती क्यों हो जाती है। अब विद्रोही आ जाते हैं दिल्ली में और दिल्ली पर विद्रोहियों का अधिकार हो जाता है। दिल्ली में जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे उन अधिकारियों को मार दिया जाता है या तो भगा दिया जाता है यहाँ से। साथ ही साथ कुछ जो कुलीन लोग हुआ करते थे अंग्रेजों के, आप कहो कि साथी जिनको माना जाता था, उनको भी मार दिया जाता है या भगा दिया जाता है। जो व्यापारी होते हैं उनको लूट लिया जाता है विद्रोहियों के द्वारा, जिन पे शक था कि ये अंग्रेजों का साथ देते हैं उनको लूट लिया जाता है और दिल्ली की आम सड़कों पर कब्जा हो जाता है विद्रोहियों का, है ना। अब लाल किले के आसपास विद्रोही सब इकट्ठा हो जाते हैं और लाल किले में प्रवेश कर जाते हैं और दरबार का जो शिष्टाचार होता है, यानी अगर सम्राट हैं तो सम्राट से पहले आज्ञा ली जाती है कि भाई हम आपसे भेंट करना चाहते हैं, मिलें कि नहीं मिलें। तो विद्रोही जो है इस बात का भी शिष्टाचार भी उस टाइम पे भूल जाते हैं और यहाँ पर इनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम शिष्टाचार में उलझ कर जाके इनसे परमिशन मांग के मिलें, सीधे लाल किले में घुस जाते हैं, है ना। और उस टाइम पे बहादुर शाह जफर बूढ़े होते हैं एकदम, और आपको पता ही है अंग्रेजों के संरक्षण में थे तो इनकी हालत भी ज़्यादा वैसी नहीं थी, है ना। नाम तो हम डिस्कस कर रहे थे गोरखाओं के बारे में। तो हिटलर ने भी एक बार कहा था कि गोरखा सैनिक अगर मुझे दे दिए जाए एक बार को तो मैं पूरे विश्व को जीत सकता हूँ, यानी विश्व फतेह कर सकता हूँ अगर मुझे गोरखा सैनिक दे दिए जाए तो, है ना। तो ये लोग साथ देते हैं इनका, अंग्रेज बम्बई मद्रास साथ साथ सिख और गोरखा लोग अंग्रेजों का साथ देते हैं। उसके बाद सिंध और राजस्थान जो है वहां पर शांति रहती है, क्योंकि सिंध और राजस्थान में जितने भी राजा थे सब ने 1818 आते आते अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, इसलिए ये अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। ठीक है, फिर नेपाल जो है वो भी सहायता देता है अंग्रेजों को, साथ ही साथ नेपाल की सहायता मिल गई, राजस्थान की सहायता मिल गई, सिंध की सहायता मिल गई। इस वजह से अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद अगर देखें अंग्रेजों के पास देखिए जो साधन थे वो विद्रोहियों की अपेक्षा अधिक थे। भाई इनके पास तोपें थी, बंदूकें थी, अपने वालों के पास क्या थी, है ना। ये अधिकारी इनके पास अपने पास इतने साधन थे ही नहीं अपने वाले विद्रोहियों के पास में, है ना। इनके पास भैया पूरा एक तार व्यवस्था थी कि यहाँ से वहाँ जो है वो तार भेज सकते थे, बातें कर सकते थे पूरा, ये है ना। ये विद्रोहियों के पास नहीं थी। साथ ही साथ विद्रोही कैसे लड़ रहे थे, परंपरागत हथियारों के साथ, तलवार लिए, भाले, कुछ लोगों के पास भाले नहीं तो लठ लेके ही लड़ रहे हैं। अब बताओ इनसे कहाँ तक लड़ेंगे। और अंग्रेज कैसे लड़ रहे थे, तो बंदूक, यानी कि लठ लेके पहुंचा नहीं उससे पहले तो ये मार ही देंगे। तो बताओ कैसे इनसे हम लोग वो सामना कर पाएंगे। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक तार था उसकी व्यवस्था इनके पास अंग्रेजों के पास थी, इसलिए ये एक दूसरे से संपर्क कर पाते थे और भेज देते थे कि है ना आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर जो है ज़्यादा है, यहाँ पर भगाना है, यहाँ पर मारना। ठीक है, साथ ही साथ जो विद्रोहियों में एकता भी नहीं थी, साथ ही साथ उचित नेतृत्व का भी इनके पास अभाव था। इनके पास नेतृत्व जो है वो कहाँ से आया, नेतृत्व इनके पास ले दे के आता है कहाँ से, जो स्थानीय जमींदार हुआ करते थे, है ना, जो राजा हुआ करते थे। अब ये राजा कितने सालों से तो इन्होंने लड़ाई लड़ी ही नहीं है ना। पुराने राजा पेंशन पे जी रहे अंग्रेजों की, ये कहाँ से लड़ाई लड़ी। और जब लोहा जो है वो पड़ा रहता है तो उस पर जंग लग जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति भी जो है बहुत सालों तक अगर लड़ाई नहीं लड़ता है तो फिर भाई साहब उसमें भी जंग लग जाती है, तो इनको उचित नेतृत्व भी नहीं मिल पाता। उसके बाद देखें अगर 1857 के विद्रोह में नर्मदा और उत्तर भारत के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, वहीं दक्षिण भारत जो है वहाँ पर शांति बनी रहती है। कोई छुटपुट घटनाएं वहाँ पर होती है, उसके अलावा अगर देखें तो बड़ी शांति दक्षिण भारत में बनी रहती है, इसलिए उनको उत्तर भारत में कुचलना आसान हो गया, है ना। फिर अवध और रुहेलखंड साथ साथ उत्तर भारत के जो सामंतवादी तत्व थे उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। और दूसरी ओर जो दूसरे सामंतवादी तत्व थे जैसे राजा हो गया पटियाला का, जिंद का, ग्वालियर का, हैदराबाद के राजा, ये सब विद्रोहियों की सहायता अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। ये ग्वालियर वाले, हैदराबाद के राजा, पटियाला के राजा, तो राजा मैक्सिमम जो है इनकी ही साइड थे, अंग्रेजों की साइड। हम कारण देख रहे थे कि मैक्सिमम जो राजा थे, चाहे हैदराबाद का कहीं का भी राजा हो, पटियाला का राजा हो, ये सब लोग, ग्वालियर का राजा हो, ये सब लोग किसका साथ दे रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। जब राजा ही भारत के इनका साथ दे रहे हैं तो फिर भारतीय लोग कैसे जीतेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमारे भारत के जो विद्रोही थे इनमें सिर्फ एक विदेशियों के विरुद्ध में एक भावना थी, इसके अलावा कोई भी एक समान उद्देश्य इनका नहीं था। कुछ विद्वान तो ऐसे भी कहते हैं अगर ये विद्रोही जीत जाते तो उसी सत्ता के लिए एक दूसरे के गले काट रहे होते ये लोग, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। हालांकि अगर हम डीप में जाके देखें तो ये बात सत्य भी नजर आती है। इनके पास सिर्फ ये था कि अंग्रेजों को यहाँ से काटना मारना है, और ये सब अपने अपने राज्य की चिंता कर रहे थे, अपने अपने राज्य की सब चिंता कर रहे थे। जब बाजू वाले राज्यों को हड़पा जा रहा था तो झांसी की रानी ने कुछ नहीं किया, है ना। देखो ग्वालियर वालों ने तो अंग्रेजों का साथ दिया, जब झांसी को लूट रहे तो ग्वालियर वाले अंग्रेजों का साथ दे रहे क्योंकि ग्वालियर पर हमला नहीं हुआ। वही बात यूनियन स्ट्रेंथ बचपन में पढ़ाया जाता है मगर इनको याद नहीं था ये सब चीज़ें, है ना।
साथ ही साथ इनमें सिर्फ इतना ही था कि भाई अंग्रेजों के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं बस, और एक समान ऐसा नहीं था कि हाँ भाई आगे चल के हमारा ये राजा होगा या हम इस प्रकार का जो है वो राज्य यहाँ पर बनाएंगे, ऐसा कुछ भी इनके पास उद्देश्य नहीं हुआ करता था। ये सब कारण इस जो है अंग्रेजों की असफलता के पीछे गिनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग जगह पर कौन से विद्रोह के नायक हुआ करते थे ये दिए हुए हैं। साथ साथ तो ब्रिटिश जो नायक थे जो जिन्होंने विद्रोह को दबाया वो कौन हुआ करते थे ये आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। जैसे बहादुर शाह जफर और वक्त कहाँ दिल्ली में थे, यहाँ पर हडसन साहब होते हैं, ठीक है। तात्या टोपे नाना साहब जो है कानपुर में कैंपबेल दबाते हैं। बेगम हजरत महल लखनऊ में यहाँ पे कैंपबेल को भेजा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे झांसी और ग्वालियर में संभालते हैं। ह्यूरोज जो है वो आते हैं यहाँ पर। लियाकत अली इलाहाबाद और बनारस में संभालते हैं। कर्नल नील को भेजा जाता है। कुंवर सिंह जो है ये बिहार में जगदीशपुर में संभालते हैं, है ना। यहाँ पर मेजर विंसेंट और विलियम टेलर को भेजा जाता है। खान बहादुर खान जो है ये बरेली में लड़ते हैं। विंसेंट अय्यर को भेजा जाता है, अय्यर को माफ कीजिएगा। मौलवी अहमदुल्ला जो है ये फैजाबाद में संभालते हैं। जनरल रेनल्ड को भेजा जाता है। अजीमुल्ला फतेहपुर में संभालते हैं, इनको यहाँ पर भेजा जाता है जनरल रेनल्ड को, ठीक है ना। तो ये सब हमने 1857 की क्रांति क्यों हुई, है ना। तो 1857 की क्रांति के कारण हमने देख लिए विस्तार से। साथ ही साथ इसका विस्तार हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ से होता है। शुरुआत होती है बैरकपुर से, है ना, मंगल पांडे। फिर इसकी असफलता क्यों हुई, असफल क्यों हुई, क्यों हुआ ये विद्रोह, असफलता के कारण हमने देख लिए, है ना। फिर कौन कौन नेतृत्व संभाल रहा था, कहाँ कहाँ पर, ये सब हमने देख लिया। क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा, चाहे वो मेंस में बनो चाहे वो प्री में बनो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतना आप बस देख लेना। तो 1857 की क्रांति जो है वो तो हम यहीं समाप्त कर देते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और अब आगे जो भी संगठन है, जैसे हम देखेंगे कांग्रेस जो है उसका गठन किस प्रकार से होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।